हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपने वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक ऑफ फ्लेमिंगो से पोइम्स का अध्ययन करने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं तो बता देता हूँ कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक स्टैंजा का हिंदी में अर्थ समझने वाले हैं। उसके बाद में हम प्रत्येक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आपके एग्जाम में पूछी जानी है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपनी पोएम के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके अपने पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको पोएम है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पोएम की बात करें तो पोएम अब आती है आप लोगों के पास, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सी? थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करें। बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही सुंदर कविता है, ऐसे जो हर चीज़ में सुंदरता देखता है। भाई इसमें अपने पास क्या होता है, हर एक सुंदर चीज़ क्या है, अपने को आकर्षित करती है। तो कविता भी ऐसी है अपने पास, यानी सुंदरता की एक वस्तु। इसका मतलब ये होता है, अपनी जो पोइम है वो ये है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या होता है रे? इसका सारा, इसका अर्थ देखें तो सुंदरता की वस्तु। सुंदर चीज़ तो हमें आकर्षित करती है रे, बिल्कुल करती है। हाँ मैं जानता हूँ। अरे ऐसे नहीं रे, मैं बता रहा हूँ। आप एक गुलाब के, यानी रोज जो अपना फूल होता है, पुष्प जो होता है गुलाब, उसके बगीचे के पास से निकले तो वो हमेशा हमें याद रहती है, दिमाग में रहती है। रात को सपने में भी वही आता है, रे यार क्या खुशबू थी, है ना वही। लेकिन अभी देखो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कविता के कवि के बारे में पता होना जरूरी है रे, याद रखनी है ये बात। अबाउट द पोइट मतलब कवि के बारे में पढ़ेंगे। कवि कौन है? जॉन कीट्स। बढ़िया, अपने पास रोमांटिक कवि बोलते हैं उसको ना, जो कवि अपने पास प्रकृति के बारे में लिखते हैं। 1795 टू 1821, इसका मतलब इनका जीवन काल मात्र 26 वर्ष का रहा है। ध्यान में रखना भाई। हाँ, ये अपने भारत की एक कवयित्री हुई थी, जिनकी तुलना इनसे की जाती है। कौन है सर? तो वो है टोरू दत्त, है ना। क्यों की जाती है? क्योंकि ये भी आपके पास 21 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनके बारे में हम आगे बाद में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो कविता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करें तो ठीक है। वह जब ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, देखो मैंने बताया ना, रोमांटिक कवि थे भाई। रोमांटिक क्या होता है? आपको तो बस रोमांटिक का नाम लेते ही आपका तो दिमाग की घंटियां ना कहीं और ही घूम जाती है। रोमांटिक कवि वो होता है जो प्रकृति के बारे में लिखता है। लेकिन आपके तो दिमाग में आ गया रोमांटिक, और गुरुजी रोमांटिक नाम ले दिया, है ना। हाँ, रोमांटिक वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो रहे, रोमांटिक वो नहीं है। रोमांटिक है प्रकृति के बारे में लिखना, है ना। किसके बारे में लिखना रे? प्रकृति के बारे में लिखने वाला कौन होता है? रोमांटिक कवि होता है। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, हाँ यद्यपि वो सर्जन के बारे में ट्रेंड हुए थे। सर्जन के लिए मतलब डॉक्टर थे रहे। किड्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, फिर भी उन्होंने ये निश्चय किया कि वो पूर्णतया कविताओं में लग जाएगा, पूर्णतया कविताओं में झुक जाएगा, यानी अब कविताएं लिखेंगे और कुछ नहीं। किड्स सीक्रेट, किड्स के रहस्य की बात करें, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, वो उसकी ताकत थी भाई, कि एक जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, उसको कैसे आकर्षित करे और कैसे उसको अपने पास अपनी कविताओं में वश में कर ले, ये उसमें ताकत थी। lies primarily in his gift for perceiving the world and the living his moods and expressions in terms of the language। बस ये सीधी सी बात है। उसकी भाषा एक ऐसी भाषा है, उसकी भाषा एक हथियार था, ऐसा हथियार था, या मान के चलो, उसका जो भाषा थी उसका एक ऐसा साधन था जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये गिफ्ट है भाई उसकी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, ये अपने पास उनकी कविता है एंडीमियन, लंबी कविता है। नीचे वाली जो कविता उनमें से एक ली गई, यानी इसके भाग में इसका एक भाग है ये। ए पोइटिक रोमांस, ये क्या है? आपके पास पोइटिक रोमांस है। पोइटिक रोमांस का मतलब कविता में जिसमें रोमांस बताया जाता है। अब यहाँ पे वही रोमांस है जो आप लोग सोच रहे हो, लड़के का लड़की से,
जो रोमांस होता है इसकी एक बात चलती है इसमें, बड़ी शानदार है भाई, बड़ी प्यारी सी एक कहानी चलती है दोनों की, है ना, वो प्रेम भरी कहानी है, लेकिन अभी आपको ये नहीं शुरू करना है। ये प्रेम ना भारी पड़ जाता है बाद में। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लीजेंड। ये जो पोएम है ये आपके पास ग्रीक लीजेंड, यानी जो अपने ग्रीक देश है वहाँ की जो पौराणिक कथा होती है, लीजेंड का पौराणिक कथा, उस पर उस पर आधारित है। इन विच एंडीमियन, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, एंडीमियन एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड, ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा गडरिया है एंडीमियन, जिसके रोमांस की कहानी है ना। एंड पोइट हु लिव्ड ऑन द माउंट लेटमस, जो कवि है वो माउंट लेटमस में रहता है। हैड ए विजन ऑफ द सिंथिया, और उसने सिंथिया नामक लड़की का एक विजन बनाया, एक मन में कल्पना बनाई है। द मून गॉडेस, और वो कौन है, वो भगवान चंद्रमा की देवी है, चंद्रमा देवी के बारे में। द इंचेटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक her out and the wandered away through the forest and the down the under sea। इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, दे इंचेंटेड, दे यानी वे, इस पे इंचेंटेड मतलब ये दोनों आपस में इंचेंटेड करते हैं, आपस में चेट करते हैं, सीधी सी बात है। यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, यानी जिसमें वो अपने उसको खोजने की बातचीत करता है। एंड सो वेंडर्ड अवे, इसलिए वो घूमता रहता है, कौन, एंडीमियन शेफर्ड, थ्रू फॉरेस्ट, जंगलों से, डाउन द अंडर, और सी समुद्र से होता हुआ वो अपने पास है उसको ढूंढने में लगा रहता है। ये अपने पास इस एंडीमियन के बारे में थी। हम बात करेंगे अपनी कविता के बारे में। ये है अपनी कविता, बड़ी ही प्यारी सी कविता है रे, ध्यान से समझनी है। पक्का आने की संभावना है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ये क्या है रे, इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट है तो कोई बात नहीं है, इम्पोर्टेंट अपन पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो पहला स्टैंजा क्या है, A thing of beauty is joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and sleep। बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है। इसका अर्थ समझा देता हूँ ना, अर्थ समझना जरूरी है, उसके बाद में व्याख्या प्रश्न वो तो बाद में करने वाले रहे, इसका तो एनालिसिस कर लें, क्या बता रहा है कवि, क्या क्या सुंदर सुंदर चीजें बता रहा है। जो दिमाग में चल रही है ना उनको तो एक बार अलग रख दो कि वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर, वो तो निकाल लो, है ना, उनके चक्कर में मत जाना। देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये क्या कह रहा है कवि, यानी कवि कौन, अपने किड्स कह रहे हैं, माँ से किड्स, ये जो प्रकृति के बारे में लिखते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक सुंदरता की वस्तु जो होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की जो वस्तु होती है वो हमेशा के लिए आनंद होती है। जॉय फॉर एवर, आनंद होती है हमेशा के लिए, इसका मतलब होता है जो सुंदर चीज होती है वो हमें आकर्षित करती है, वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी इसके प्यारेपन की बात करें तो ये बढ़ती रहती है, बढ़ती है हमेशा, सुंदर चीज हमेशा बढ़ती रहती है दिमाग में, है ना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये हमेशा खालीपन में नहीं पहुंचती है, ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में नहीं जाती है भाई, सुंदर चीज व्यर्थ में नहीं जाती है। जैसे मैंने अपने पास गुलाब के बगीचे के बारे में बताया है, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये तो हमारे ऊपर एक नमन रखती है, बिल्कुल ही साफ सुथरा, एंड स्लीप, बिल्कुल ये तो हमारी निंद्रा के साथ साथ चलती है, हमारे साथ लंबे समय तक चलती है। इसका मतलब ये होता है। तो पहला तो आ गया होगा समझ में, सुंदर वस्तु कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आगे वाला पढ़ते हैं हम। Full of sweet dreams and health and quiet breathing, therefore on every morrow all we reading, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence and the inhuman earth। यहाँ तक पढ़ेंगे पहले, इसके बाद full of sweet dreams, और ये सुंदरता की वस्तु है वो क्या है, और ये आगे बता रहा है भाई, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपनों के क्या है से भरी होती है भाई सुंदरता की चीज। एंड हेल्थ, और बहुत ही स्वस्थ होती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, बिल्कुल ही अच्छी स्मेल, सुगंध, खुशबू आती है जिसमें। इसके बाद देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए प्रत्येक दिन की बात कर रहा हूँ। आर वी रीडिंग, हम बुन रहे हैं, हम बिन रहे हैं या बुन रहे हैं, यानी बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। रीडिंग का मतलब बुनना जिसको अपन कहते हैं। ए फ्लोवरी बेंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस पृथ्वी से बांधे रखती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी माला बना रहे हैं फूलों की जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डिसबॉन्डेंस, कमी के बावजूद, यानी कमी के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डॉर्थ, यानी अपने पास अमानवता की कमी के कारण भी अमानवता, डार्थ का मतलब कमी से लिया गया है।
तो ये इस कमी के बावजूद भी हम क्या है, इस पृथ्वी से बंधे रहते हैं। किस कारण से बंधे रहते हैं? जो सुंदरता की वस्तु है उसके कारण बंधे रहते हैं। हाँ सर बिल्कुल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑफ द नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड द ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर ओवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स और अवे द पोल। अब यहाँ पे ये जो पंक्ति है, ये आगे वाले स्तंभ रखिए, इसको तो छोड़ देते हैं, इसके बाद यहाँ तक पढ़ते हैं। अभी देखो इसका आप देखें, ऑफ नोबल नेचर यानी बिल्कुल अपने पास जो नोबल प्रकृति है, हमारी जो अच्छी प्रकृति है, ऑफ ग्लूमी डेज, इसमें क्या होता है, जो हमारे निराशाजनक दिन होते हैं, अगर हम हमारी प्रकृति की बात करें तो इसमें हमारे पास जो क्या निराशाजनक जो दिन होते हैं, ऑफ द अनहेल्दी, जो कि हमारे क्या है, अस्वस्थ होने के होते हैं, एंड ओवर डार्कन वेज, ओवर डार्कन का मतलब होता है हमारे अंधियारे रास्ते में, अंधियारे रास्ते का मतलब दुखी जीवन में बात कर रहा है। हाँ, मेड फॉर ओवर सर्चिंग, जो कि हमारे तलाशने के लिए बनी है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, वो एक छोटी सी सुंदरता की चीज है, वो हमारे दिमाग से इन बुरे विचारों को निकाल देती है। होते कि नहीं होते? अरे कहने का मतलब है कि कीचड़ के पास से निकले आप लोगों के तो दिमाग में आई, छी किसके पास से निकल गया, स्मेल आ रही है, नाक बंद करके आगे जाएंगे, आगे जाते गुलाब का अपने पास बगीचा आ गया, खुशबू आ रही, वहाँ पे आनंद आएगा। और जैसे ही सुंदर वस्तु आपके पास आएगी, आपके दिमाग से जो बुरी चीज़ें थी दिमाग में, वो भागेगी कि नहीं भागेगी, बस यही सारांश इसका है। ये अपने पास एक्सप्लेनेशन में भी समझाऊंगा मैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्टंजा, from our dark spirits such the sun, the moon, the trees old and the young sprouting a shady boon, for simple sheep and the such are daffodils with the green world they live in and the clear rills। यहाँ तक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट स्टंजा है ये। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट स्टंजा है जो मैं बताने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये पोएम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट्स यानी हमारे अंधेरी आत्माओं से का मतलब होता है हमारे अंदर की जो बात है, जो डार्क स्पिरिट्स का मतलब आत्मा होती है, हमारी जो गहरी आत्मा, जो दुखी आत्मा है, जिसमें अपन क्या दुख में है, सच द सन, जैसे कि सूरज, द मून, जैसे कि चंद्रमा, ये हमारी सुंदरता की वस्तु है। यानी सूरज भी हमारे क्या है, दिमाग से अंधेरा निकाल देता है, चंद्रमा को देख के भी हमें खुशी मिलती है। ट्रीज ओल्ड, जो वृक्ष वृद्ध हो गए हैं वो देखने को मिलते हैं, द यंग, छोटे वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। स्प्राउडिंग ए सेडी बून, जो कि हमारे लिए एक सेडी बून का मतलब होता है आशीर्वाद के रूप में छाया हमारे लिए बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है, सीधी सी बात बताऊं, आप चले जा रहे हो जंगल में, आप क्या होगा, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में चले जा रहे हो भाई, कहाँ पे, रेगिस्तान में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब सूरज निकल आया तो फिर यहाँ पे छाँव नहीं है, छाँव नहीं है तो आप थक जाओगे, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, फिर आपको एक वृक्ष मिलता है भाई, ये मिल गया वृक्ष, है ना, गुरुजी वृक्ष मिल गो, हाँ मिल गया ये वृक्ष, इसके नीचे छाँव बनी है भाई, छाँव में जैसे ही जाओगे आपके मन से जो बुरे व्यवहार वो गायब हो जाएंगे। यही यहाँ पे बता रहा है बस वो। इसके बाद फॉर सिंपल शीप, अगर मैं बात करूँ सिंपल शीप का मतलब साधारण सी भेड़ अपने मतलब लिए लिया गया है, एंड सच आर डेफोडिल्स। और अगर हम बात करूं कि सिंपल सी शीप यानी साधारण सी भेड़ के बारे में बात करें तो किनसे, डेफोडिल्स के, यहाँ पे फूलों की भई है, फूलों की बेल है ये, डेफोडिल्स क्या है, फूलों की बेल होती है। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, बिल्कुल उस हरियाली दुनिया में नदी बह रही है, यह नदी के किनारे मिलने वाली क्या है, डेफोडिल्स होती है भाई, इसके किनारे किनारे उगती है तालाब की, ये मैं बताऊंगा कहाँ पे अभी, है ना, ये सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। डेफोडिल्स, हाँ, ग्रीन वुड द लिव इन एंड द क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब प्यारी सी बिल्कुल शुद्ध जल धारा, जो मैं बता रहा था ना, रिल्स का मतलब नदी, जल धारा से लिया गया है यहाँ पे, है ना, जल धारा। तो जल धारा के पास क्या होता है, आपके पास डेफोडिल्स के जो पुष्प है वो पाए जाते हैं, वो बेल पाई जाती है, जो कि अपने हमेशा खिलती रहती है। इसके बाद that for themselves as a cooling covert make against the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, यानी कहने का मतलब डेफोडिल्स जो है वो क्या करती है, अपने आप को ठंडा करती है, कवर्ट मेक, बिल्कुल वहाँ पर क्या होता है, दैट द देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, इसका मतलब है वो अपने आप को ठंडा करते हैं, कवर्ट मेक यानी वहाँ पे जो जल धारा में उगी हुई है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, और कब, जब अपने पास गर्मियाँ पड़ती है तो वहाँ पे वो ठंडी ठंडी लहरें चलवाती है, द माई मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बिल्कुल मध्य जंगल को तोड़ते हुए,
हाँ, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और बिल्कुल वो अपने पास चमक रही होती है मस्क रोज ब्लूम्स, यानी जहाँ पर अपने पास खुशबू की चमक आती है गुलाब की खुशबू से। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और बिल्कुल ये शानदार है। डूम्स का मतलब यहाँ पे बुरे समय में होता है, उसके लिए लिया गया है। नेक्स्ट है वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब ये भी जो इसका स्टैंजा वो इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ध्यान से सुना। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक प्योरिंग unto us from the heavens brink। इसका मतलब क्या है? वी हैव इमेजिन द माइटी डेड, हमने भी अपने उन महान जो चल बसे हैं, मर गए हैं, उनके बारे में सोचा है। A lovely tale that we all have heard and read, वो प्यारी सी कहानियाँ जो हमने हमारे शहीदों के बारे में सुनी है, हमसे पहले जो चले गए उनसे सुनी है, जिनके बारे में या तो सुना है या उनके बारे में पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, बिल्कुल एक एंडलेस फंवारा, फाउंटेन यानी फंवारा जो अपने पास झरना जिसको अपन कहते हैं, वो चलता रहता है, जो कि आपके पास अनंत तौर से चलता है ना। प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे स्वर्ग से कोई जलधारा बह रही है हमारे ऊपर, तो ये प्रकृति में झरने से लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो कविता है, वो जो पोइम है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसका सारांश तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ समझना जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले जो स्टैंजा हम लोग कर रहे होते हैं, जो स्टैंजा आपके एग्जाम में आता है, उसके बारे में मैं हमेशा समझा रहा हूँ, पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। आपको शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, डॉट करते हुए उसी स्टैंजा के अंतिम 2 शब्द लिखने हैं। इसके नीचे आपको रेफरेंस का मतलब क्या होता है, संदर्भ अभी बताया है, बताया कि नहीं बताया, संदर्भ। अब इसमें बात करते हैं रेफरेंस में क्या लिखा जाता है। तो रेफरेंस में मैंने बता दिया है कि आपको उस कविता का नाम लिखना है जिसमें से वो स्टैंजा आया है, याद रखना ये बात, और उस कवि का नाम लिखना जिसने वो कविता लिखी है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। These lines have been taken from the poem A Thing of Beauty, यानी ये जो कविता ली गई, ये जो स्टैंजा लिया गया है, ये जो लाइन है, ये जो पंक्तियां है, कहाँ से ली गई है? A Thing of Beauty से ली गई है। This poem was composed by Keats, और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कीट्स के द्वारा लिखी गई है। He was a very famous nature poet, और ये बिल्कुल बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पोइट था, कवि था भाई, ये मैंने बता दिया है। अब रेफरेंस में ये मान के चलो जो स्टैंजा मैंने करवाया है वो नहीं आए तो घबराने की कहाँ पे है? घबराना नहीं है, रेफरेंस यही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रसंग होता है। क्या होता है? प्रसंग होता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी इसमें अपने पास कवि है, वो कॉन्टेक्स्ट में क्या, कॉन्टेक्स्ट में यानी प्रसंग में क्या लिखते हैं? उस कविता का थोड़ा सा सारांश लिखते हैं, 2 से 3 या 4 पंक्तियों में मैक्सिमम। और क्या है देखो, वही बता रहा हूँ, इन दिस पोएम, यहाँ पे इन दिस लाइन बता, यहाँ पे देखो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि यह वर्णन करता है अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं के बारे में, एंड देयर परमानेंस एंड जॉय, और उनके स्थायित्व के बारे में और उनके आनंद के बारे में। द पोएट सेज दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस हैप्पीनेस, कवि यह कहता है कि हमें सुंदर वस्तुएं खुशियां देती हैं। He also says that the happiness, यहाँ पे happiness है, happiness and joy are permanent which beautiful things provides, वो ये भी कहता है कि जो आनंद हमें सुंदर वस्तुएं देती है वो परमानेंट होता है। मैंने बताया है आप लोगों को परमानेंट का शेर है, प्यारी सी खुशबू आएगी तो आनंद आएगा, ये देखना। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब क्या होता है? व्याख्या होता है। क्या होता है? इसका मतलब व्याख्या होता है। अब व्याख्या में क्या करना है? व्याख्या में जो पंक्ति, जो स्टैंजा आप लोगों के पास है, उस स्टैंजा में कवि ने क्या कहा है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन के अलावा बाकी ये और ये सेम रहेगा। इसका मतलब जो मैंने बता दिया वो नहीं आया आपके एग्जाम में। वैसे तो मैंने सारे स्टैंजा करवाए हैं इसके, लेकिन वो नहीं है। इसके अलावा समझ करो कुछ पंक्तियाँ इधर उधर से बना देवे तो भी यही लिखना होता है। इन दीज लाइन, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज परमानेंट, उसने कहा कि सुंदरता की वस्तु वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। ही सेज दैट इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, और वो ये कहता है कि समय के साथ इसकी खूबसूरती और बढ़ती है, ये कह रहा है। नेक्स्ट द पोइट सेज, आगे कवि कहता है दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए
सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय फॉर अस, और ये कह रहा है कि जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमारे लिए असीम, जिसका अनंत कह रहे हैं, अनंत आनंद की वस्तु होती है, सोर्स साधन होता है। किड्स सेज दैट इट प्रोवाइड्स अस शेल्टर फुल ऑफ क्वाइटनेस, और ये हमें बिल्कुल शांति का वातावरण उपलब्ध करवाती है। ए स्लीप फॉर विथ स्वीट ड्रीम्स, और इससे हमें बड़े ही अच्छी नींद आती है प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपनों के साथ। एंड हेल्थ विथ सॉफ्ट ब्रीदिंग, और हमारी स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छी स्वास्थ्य के साथ, नींद के साथ, यानी अपने पास जो ब्रीदिंग है, श्वास है, वो अच्छा चलता है, बताया अभी थोड़ी देर पहले। इट आल्सो सूट्स अस विथ वेन वी आर इन सोरोफुल, और ये हमें आराम देती है, ये हमें उस दुख के मौसम में, दुख के समय से बाहर निकालती है जिस समय हम दुख में होते हैं, ये कह रहा है कवि कीट्स। ये अपनी इन पंक्तियों का जो एक्सप्लेनेशन है, अर्थ वो आ गया भाई यहाँ पे। अब क्रिटिकल नोट में देखो क्या लिखना है। क्रिटिकल नोट में हम क्या लिखते हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी। देखो, द पोइट इन द इज द एडमायरर ऑफ नेचर, कवि है वो प्रकृति का प्रशंसक है, ये बता दिया, टिप्पणी कर दी। ही यूजेज लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर्स, ये तो हमेशा प्रत्येक कविता में होता है सिमिली और मेटाफर, तो मैं ये चीज़ें तो हमेशा प्रत्येक कविता में बताता हूँ, पहले भी बताया मैंने, अभी भी बता दिया है। अब बात करते हैं इसके आगे वाला स्टंजा, देयर अ फॉर अपॉन डार्कन्ड वेज, यहाँ तक का ये स्टंजा है, आपके पास आएगा, है ना, आपको देखना है कविता में मैं कौन सा स्टंजा करवा रहा हूँ, ऐसे गड़बड़ी मत कर देना रे। ये कौन सा है मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे, बिल्कुल कर दोगे मुझे पता है। तो यहाँ पे देयर फॉर यहाँ से शुरू है और ग्लूमी डेज यहाँ तक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को, कहीं आप गड़बड़ न कर दो। डार्कन वेज अभी वहाँ पे, वो डार्कन वेज तक है, देयर अपॉन देयर फॉर ऑन, यहाँ पे क्या है, रेफरेंस में वही लाइनें लिखी है जो मैंने यहाँ पे समझाई है, ये देखो सेम लिख रहा हूँ, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि स्टंजा कोई भी आ जाए, आपको रेफरेंस यही करनी है, कॉन्टेक्स्ट ये करना है और क्रिटिकल नोट ये करना है, आपको चेंज यहाँ पे करना है, जो कि आप कर सकते हो, मेरा अर्थ अगर आप लोगों ने सुना है तो। देखो क्या, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय किट्स, ही वाज अ वेरी फेमस पोएट, नेचर पोएट, हो गया कंप्लीट प्रसंग, इतना ही तो रेफरेंस यही तो करनी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इन दिस पोएम, ये देखो मैंने बता दिया भाई, थोड़ी देर पहले अभी बताया, पहले स्टंजा में हम व्याख्या पढ़ लेते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इन दिस स्टंजा द पोएट सेज दैट वी कीपिंग इन माइंड द ब्लेसिंग्स, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि इस स्टंजा में, इस पंक्तियों में ये कह रहा है, या इन दीज लाइन्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इस स्टंजा में कवि कहता है कि कीपिंग इन माइंड, कि दिमाग में रखते हुए, ब्लेसिंग्स दैट ए ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स अस, यानी एक सुंदरता की वस्तु जो हमें चीज, ब्लेसिंग यानी खुशियाँ, जो प्रसन्नता हमें उपलब्ध करवाती है, उनको ध्यान में रखकर वी ऑल फाइंड आवर सेल्व्स इनटू टू द अर्थ विथ ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स दैट वी वीव एवरी डे, तो फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, पृथ्वी के लिए एक माला बुनते हुए नजर आते हैं, अपने आप को समझते हैं कि फूलों की माला बनाते हैं जो कि हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है, वी वीव एवरी डे, जो कि हम बुनते हैं, बनाते हैं प्रत्येक दिन। नेक्स्ट द पोइट सेज, आगे कवि कहता है दैट वी ऑल आर सफर्ड फ्रॉम इल्स एंड द पेन्स, आगे कवि ये कहता है इन आवर लाइव्स, है ना, आगे कवि ये भी कहता है कि हमारे जीवन में हम कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से ग्रसित हैं, ये कह रहा है कवि। एंड एज डिस्पोंडेंस, जैसे कि कमी है, लेक ऑफ नोबल पीपल, अच्छे लोगों की कमी है, एंड सोरोफुल डेज, जो सोरोफुल यानी बुरे दिन है, इनके दुख के दिन है, इनसे भी ग्रसित हैं। डार्कन डेज का मतलब अंधेरे से, यानी कष्टों से भरे दिन के मतलब है वहाँ से। However, some beautiful things that remove the burden of the sadness from the gloomy days, लेकिन कुछ सुंदरता की वस्तुएं हमें इस निराशाजनक समय से बाहर निकाल देती है, कवि यही कह रहा है इस स्टंजा में, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कौन सा स्टंजा है, ये गड़बड़ी मत कर देना, है ना, आगे दोबारा देख लेंगे, नहीं तो मैं समझा दूंगा। क्रिटिकल नोट में वही लिखे हैं जो मैंने समझाया है अभी थोड़ी देर पहले पिछले स्टंजा में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट एक और है सच और रोज ब्लूम, ये मैंने स्टंजा लिया है ना, और इस स्टंजा की रेफरेंस भी वही है और कॉन्टेक्स्ट भी वही है, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, तो ये आपको समझना है। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। अमोंग द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, अगर बात करें इस स्टंजा में क्या कह रहा है कवि, कि हमारे पास सुंदरता की ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं में ऑफ नेचर आर द सन, अगर प्रकृति में बात करें तो सुंदर वस्तुएं क्या है, सूरज है, द मून चंद्रमा है, एंड द ट्रीज, और पेड़ हैं, विच स्प्राउट न्यू लीव्स टू
गिव कूल सेड टू द इनोसेंट शिप, और हमारे पास वृक्ष हैं जो कि नई पत्तियां लेके आते हैं ऊपर, नई पत्तियां, पत्ती जो लीव्स होती है वो आती है, जिससे एक अपने पास जो क्या होते हैं बिल्कुल इनोसेंट, यानी बिल्कुल कहते हैं ना भोले भाली सी भेड़ है, उसको छाया मिलती है। सिमिलरली देर आर येलो डेफोडिल्स इन द मिडस्ट ऑफ द ग्रीनरी, और वहाँ पे अपने पास येलो डेफोडिल्स भी है। डेफोडिल्स यानी वो बेल जिसपे पीले फूल आते हैं। इसके बाद है आगे क्या, हाँ, ऑल्सो देर आर रिवर्स ऑफ द क्लियर वाटर, अब जलधारा बताई थी, नदी बताई थी शुद्ध पानी की, टू ग्रो थिक अंडरग्रोथ ऑन देयर बैंक्स टू कीप देमसेल्व्स कूल इन द हॉट सीजन, जहाँ पर अपने पास गर्मी की सीजन में जो नदी है उसके किनारे जो क्या उगती है ये डेफोडिल्स, इससे ठंडी जो लहर है वो आती है। इसके बाद देन देयर इज ए thick mass of the ferns of the middle of the forest that bear sweet smelling musk roses, और वहाँ पे जंगल में अपने पास फर्न्स यानी अपने वह पुष्प है, एक पौधे से लिया गया जिसके पुष्प से खुशबू आती है गुलाब के जैसी, महक आती है, मस्क यानी महक, रोजेज यानी, तो ये हो जाती है अपने ये स्टंजा। ये अपने पास दोनों सेम है, इसमें आपको करना है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास, हाँ, इसके बस मैंने वो 3 स्टंजा करवाए हैं, ये तीनों आपको करने हैं भाई। देखो 3 मैंने बता दिया, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बाकी अगर इनके अलावा कोई आ जाए तो आपको करना क्या है, रेफरेंस यही रखनी है, कॉन्टेक्स्ट यही रखना है और क्रिटिकल नोट यही रखना है ना। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न भी पूछे जाएंगे 100% है इस कविता से। लिस्ट द थिंग्स ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, यानी कविता में बताई गई सुंदर वस्तुओं के बारे में थोड़ी बहुत बताना है कि कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं, लिस्ट बनानी है। तो ये प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखनी है कौन कौन सी दूसरे तरीके से पूछ सकता है। देखो, द थिंग ऑफ ब्यूटी आर द सन, सुंदरता की वस्तुओं में सूरज है, चंद्रमा है, ओल्ड एंड न्यू ट्रीज है, छोटे पूरा मतलब बड़े और छोटे पेड़ पौधे हैं, डेफोडिल्स है, किरियल्स है, मस्क रोजेज है, दैट ब्लूम अमंग द थिक फॉरेस्ट फॉर्न्स है। ये अपने पास सुंदरता की वस्तु है। लिस्ट द थिंग दैट कॉज द सफरिंग ऑफ पेन, यानी जिससे हमें दुख और कष्ट मिलता है, वो वस्तुएं कौन सी है, वो भी तो बतानी पड़ेगी। तो देखो ये दोनों प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। दूसरा प्रश्न आएगा, आगे देख लेना। द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग आर डार्क फेजेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अंधेरे जो पहलू है, यानी कहने का मतलब वो पल जिसमें दुख होता है जीवन में। इसके अलावा एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, बुरा समय होता है, ग्लूमी डेज, निराशाजनक दिन होते हैं, डेथ ऑफ नोबल पीपल, अच्छे लोगों की मृत्यु होती है, एंड बैड हेल्थ, और बुरा स्वास्थ्य होता है। व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रीडिंग द फ्लोरी बैंड टू बाइंड टू द अर्थ, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, पहले भी आ भी सकता है। देखो, दिस लाइन सजेस्ट दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कहने वाला सुंदरता की वस्तु हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। विथ ए ब्यूटिफुल कनेक्शन अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, इवन इफ द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ लिविंग बिकॉज ऑफ द इनह्यूमनेबल रीजन ऑफ दैट अनटाइमली रिजल्ट इन ग्लूम एंड द डिप्रेशन, द zeal of live happy and the content life can be deprived from the sight of the beautiful bounties of the nature around, यानी कहने का मतलब है कि ये सुंदर, वो बताता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। इनके अलावा सारी जो चीज़ें हैं वो जिनसे हमें उत्साह आनंद मिलता है वो सारी क्या करती है, रखती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड द सफरिंग्स, क्या चीज़ें हैं जो मानव को अपने पास समस्याओं के बावजूद और दुखों के बावजूद भी अपने जो प्रेम है उनसे बांधे रखती है, बनाए रखती है। देखो बता दें, ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम, यानी कहने का मतलब बहुत ही दुख है जीवन में, फिर भी हम क्या करते हैं, अपने इस अस्तित्व को बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी सुंदर प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनके कारण। इसके बाद दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, क्योंकि ये सुंदरता की वस्तु कभी गायब नहीं होती भी, अमर होती है ये हमेशा के लिए। द गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड, इससे हमें आनंद और ऑप्टिमिज्म, आशा मिलती है टू ह्यूमन माइंड, मानव के दिमाग को। एंड दस इसी प्रकार से हेल्प इन द ओवरकमिंग टू और बियरिंग द ट्रबल्स ऑफ सफरिंग्स, और इसी कारण से हमें ओवरकमिंग का मतलब होता है कि बाहर उभरना, इसलिए हम इन दुखों से बाहर निकल आते हैं और समस्याओं से सामना कर लेते हैं या सहन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है वाई इज ग्रेंड्योर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड, यानी करने का मतलब शान शौकत क्यों जोड़े गए हैं माइटी डेड, जो हमारे अच्छे लोग चले गए हैं उनसे। देखो द ग्रेंड्योर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन द देयर नोबल डीड्स, नोबल डीड का मतलब अच्छे कार्यों में जुड़े हैं भाई, सही है। द हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स, अपने बहादुरी के कारण पीछे ब्यूटीफुल लेगेसी विरासत छोड़ के गए हैं। देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन, यानी उनका बलिदान जो हमारे राष्ट्र के लिए किया था वो उनका डिड्स कार्य फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। अब भाई कहने का मतलब है जो लोग हमारे चले गए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारी पृथ्वी के लिए जो काम किया है, उससे क्या है कि उनका जो अपने पास ये माइटी डेड है वो उनसे जोड़ा गया है शान और शौकत से। अब ध्यान में रखना। नेक्स्ट है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, यानी कहने का मतलब पृथ्वी की सुंदरता दर्शाने के लिए क्या क्या यूज करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ द एन एंडलेस, जो कल्पनाएं यूज करता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये यूज करता है टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बहुत सारी सुंदरता बताने के लिए जो ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यूज करता है। द अर्थ लाइक ए फाउंटेन, पृथ्वी एक झरने की भांति प्योर्स ऑन टू द न्यूमरस ब्यूटीफुल साइट्स, बहुत ही जो कहते हैं असंख्य, न्यूमरस यानी संख्या में, बहुत संख्या में साइट्स दृश्य व्यक्त करती है सुंदर। लाइक द सन, जैसे सूरज है, मून चंद्रमा है, फ्लावर्स फूल है, रिवर्स नदियां हैं, एंड ग्रीनरी हरियाली है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है ये क्या है, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आनंद कैसे है, हमेशा के लिए आनंद कैसे है, मैं बता देता हूं। देखो जॉन कीट्स ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, एक महान रोमांटिक कवि थे, क्या कह रहे हैं, कंसिडर्स, वो मानते हैं दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदरता की वस्तु है वो हमेशा के लिए आनंद होती है। इट इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस एंड द प्लेजर, ये हमेशा अपने अंदर खुशियाँ लाती है, प्लेजर प्रसन्नताएं लाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी मोमेंट, क्योंकि इसकी जो सुंदरता है वो उसका प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ए थिंग इज नेवर डिवैल्यूड, यानी एक सुंदरता की वस्तु को कभी भी डिवैल्यूड नहीं किया जा सकता है, उसको अयोग्य नहीं बताया जा सकता है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, और ये अपने पास खालीपन में, नथिंगनेस में कभी नहीं जाती है, यानी हमेशा कुछ न कुछ आनंद देकर ही जाती है। इसका मतलब ये होता है भाई। माने है व्हाट इज द मैसेज दैट किड्स वांट्स टू कन्वे थ्रू ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या मैसेज देना चाहता है भाई कवि क्या मैसेज देना चाहता है। देखो किड्स इज एन आर्डेंट लवर ऑफ ब्यूटी, बहुत ही आर्डेंट लवर का मतलब होता है बड़ा ही प्रशंसक, जिसको अपन कहते हैं, वो है सुंदरता का बड़ा ही प्यारा लवर है ये। फॉर हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय, उसके अनुसार सुंदरता की वस्तु हमेशा लंबे समय तक आनंद देने वाला साधन है। फॉर इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स एंड पासेज इनटू नथिंगनेस, क्योंकि कह रहा है कि जो सुंदरता है वो कभी भी खालीपन में बेकार नहीं जाती है, ये कह रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे फ्रॉम द पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स मेकिंग अस लव ओवर लाइफ डिस्पाइट सोरोज एंड द सफरिंग्स, ये सुंदरता की वस्तु हमें क्या कहती है, कभी खाली नहीं जाती है, और ये हमें जो दुख है, जो अपने पास कष्ट है, उनमें हमें क्या है, प्यार, क्या कहते हैं, मेकिंग अस लव ओवर लाइफ, इसमें हमें हमारे जीवन से प्यार करने का संकेत देती है एक सुंदरता की वस्तु। यहाँ पे आपकी ये पोएम भी अब कंप्लीट हो जाती है भाई, है ना, कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे अपनी